पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है हुदहुद का बच्चा। इसे लिखा है कमालुद्दीन ने। आखिर प्रोग्राम बन ही गया। जून का पहला हफ्ता था। हम लोग दिल्ली जाने की तैयारियां करने लगे। हम 7 आदमियों की टोली में मस्खरा रमेश भी था, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से इस सफ़र के लिए तैयार किया था, क्योंकि हम जानते थे कि इसके बगैर सफ़र का मज़ा आधा रह जाएगा। बनारस कैंट से अपर इंडिया एक्सप्रेस में हम सब सवार हो गए। इत्तेफाक ही कहिए कि उस दिन ख़ास भीड़ न थी और हम लोगों को ऊपर की बर्थें सोने के लिए मिल गईं। रात को 11 बजे तक तो हम लोग रमेश की बातों का मज़ा लेते रहे, मगर जब उसे नींद आने लगी तो हम लोगों ने भी सोने का इरादा कर लिया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुर्गे की बांग की कई आवाज़ें मेरे कानों के पर्दों से टकराईं। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मुर्गे की बांग मैंने ट्रेन के अंदर पहली बार सुनी थी। अगर ट्रेन के बाहर किसी मुर्गे ने बांग दी भी हो तो वो ऊपर इंडिया एक्सप्रेस की घड़घड़ाहट को चीर कर अंदर कैसे आ सकती थी? बड़ी अजीब बात थी। मैंने इतना सोचा ही था कि मेरी नज़र अपने सामने वाली बर्थ पर पड़ी, जिस पर रमेश अपनी हंसी रोके बैठा था। जैसे ही हम दोनों की नज़रें मिली, उसकी हंसी का झरना उबल पड़ा। नीचे बैठे हुए मेरे दूसरे साथी भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये मुर्गे की बांग हमारे दोस्त रमेश के गले का करिश्मा थी। वो अलग अलग चिड़ियों और जानवरों की बोलियों की नकल उतारने में माहिर थे। टुंडला स्टेशन आया। हमने नाश्ता किया और फिर कंपार्टमेंट में आ बैठे। नीचे की सीट पर एक गोल मटोल से साहब लंबी ताने सो रहे थे। हम लोगों के ज़ोर ज़ोर से हंसने के बावजूद उनकी आंख नहीं खुली थी। रमेश ने शरारत भरी नज़रों से हमें देखा और उनके सिरहाने जा बैठा। हम लोग समझ गए कि अब अगला शो क्या होगा। रमेश ने मुर्गे की 3-4 बांगें उन साहब के कान के पास दी और बाहर खिड़की में झांकने लगा। हम लोग भी अपनी हंसी बुरी तरह रोके हुए थे। उन साहब ने सबसे पहले अपनी सीट के नीचे झांक कर देखा, फिर इधर उधर। उसके बाद उन्होंने जमाही ली और चादर से अपने आप को ढककर फिर सो गए। 15 मिनट तक बिल्कुल खामोशी छाई रही। हम लोग अपनी हंसी पी गए। 15 मिनट के बाद रमेश ने फिर बांग दी। इस बार वो साहब उठ खड़े हुए। उन्होंने बाकायदा चारों तरफ नज़रें दौड़ानी शुरू की और कई सीटों के नीचे झांका भी। फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गए। हम लोगों को शक भरी निगाहों से घूरा और सीट की पुष्ट से लगकर ऊँघने लगे। 10 मिनट बाद रमेश ने बांग का एक और नारा लगाया। उन साहब का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। बहुत गुस्से से हमसे बोले, देखने में तो आप शरीफ और पढ़े लिखे मालूम होते हैं, मगर साथ में मुर्गे मुर्गियां लेकर चलते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी परेशान करते हैं। उन्होंने हमारी बेंत की बनी हुई बड़ी अटैची को घूरा और यूं सर हिलाया जैसे समझ गए हों कि हम लोगों ने मुर्गे मुर्गियां उसी अटैची में बंद कर रखी हैं। 11 बज रहे थे। ट्रेन अपनी आखिरी दौड़ ख़त्म कर रही थी कि एक टिकट चेकर हमारे कंपार्टमेंट में घुस आया। टिकट चेकर हम लोगों का टिकट देखकर लौटने ही वाला था कि गोल मटोल साहब ने कहा, मुर्गे मुर्गियां। चेकर फिर हम लोगों की तरफ देखने लगा और बोला, कहाँ है मुर्गे मुर्गियां? गोल मटोल साहब ने हम लोगों की अटैची की तरफ इशारा कर दिया। क्यों जनाब? टिकट चेकर ने रमेश को इस तरह देखा जैसे कि वो मुजरिम हो। जी वो मुर्गे मुर्गियां। रमेश बनावटी घबराहट से बोला। जी कुछ नहीं, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जल्दी कीजिए, चेकर ने सख्ती से कहा। जी लेकिन वो मुर्गे मुर्गियां हैं कहाँ? रमेश ने सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखा। चेकर के कहने पर जब रमेश ने अपनी अटैची खोली
तो चेकर के साथ साथ गोल मटोल साहब की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। अटैची कपड़ों से ऊपर तक भरी हुई थी। चेकर ने हम लोगों से नज़र भी न मिलाई, सिर्फ गोल मटोल साहब की तरफ एक बार गाली देने वाली नज़र से देखा और आगे बढ़ गया। टिकट चेकर कंपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर झांक रहा था कि रमेश ने अजीब किस्म की चिड़ियों की बोली से कंपार्टमेंट को गुंजा दिया। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।